दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों समसामयिक घटना चक्र जीएस दृष्टि कंप्यूटर एक परिचय के भाग 2 में आप पढ़ेंगे कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण। इसमें आप कार्य पद्धति तथा आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रमुख प्रकारों के बारे में और भारत में सुपर कंप्यूटर के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जीएस दृष्टि कंप्यूटर एक परिचय का भाग 2। आइए दोस्तों कंप्यूटर के विकास के वर्गीकरण को देख लेते हैं कि कंप्यूटर का विकास जो है वो किस तरह से हुआ है। तो देखिए कंप्यूटर का वर्गीकरण सबसे पहले हम कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के वर्गीकरण को जानेंगे। तो देखिए पहला है एनालॉग कंप्यूटर कार्य पद्धति के आधार पर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है। दूसरा आकार और कार्य के आधार पर अगर जो हम कंप्यूटर का वर्गीकरण करें तो इसमें मिनी कंप्यूटर, इसके अलावा माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर आते हैं, ये आकार और कार्य के आधार पर। इसके अलावा हार्डवेयर उपयोग के आधार पर अगर जो हम देखें तो फर्स्ट जनरेशन यानी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर और फिफ्थ जनरेशन यानी पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का वर्गीकरण आप कर सकते हैं। किसके आधार पर? तो आप देख सकते हैं कार्य पद्धति के आधार पर, आकार और कार्य के आधार पर और हार्डवेयर उपयोग के आधार पर। सबसे पहले आइए देखते हैं कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण। देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम एनालॉग कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि क्या क्या विशेषताएं इसकी होती हैं एनालॉग कंप्यूटर की। दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं ये इनकी क्षमता यानी स्टोरेज क्षमता डेटा की बहुत कम होती है। ये समय के साथ लगातार परिवर्तित होने वाली राशियां हैं और भौतिक राशियां जैसे दाब, ताप, गतिमान, लंबाई, चौड़ाई, विद्युत, वोल्टेज आदि, और इसमें डेटा का निरूपण लगातार परिवर्तित होने वाली राशि के रूप में संपन्न होता है। और घर और ऑफिस में एनालॉग कंप्यूटर प्रयुक्त न होकर विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं। ये बहुत ही सस्ते होते हैं और एनालॉग सिग्नल के सिद्धांत पर ये कार्य करते हैं, इसीलिए इनको एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। एनालॉग सिग्नल क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से 1 और -1 के बीच जो इनकी आवृत्ति है वो एनालॉग सिग्नल है और आप यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर का चित्र देख सकते हैं। तो कार्य पद्धति के आधार पर जो हम कंप्यूटर का वर्गीकरण करते हैं उसमें सबसे पहला एनालॉग कंप्यूटर है और इनकी डेटा स्टोरेज क्षमता बहुत कम होती है, ये सस्ते होते हैं और घर और ऑफिस में एनालॉग कंप्यूटर प्रयुक्त न होकर विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? तो देख लीजिए दोस्तों, एक साधारण घड़ी, वाहन की गति का मीटर, वोल्ट मीटर, पेट्रोल पंप पर लगा हुआ मीटर, ये सभी एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। और एनालॉग सिग्नल क्या है? तो हवा का चलना, पृथ्वी का हिलना, कार की स्पीड और बोली गई आवाज़, ये सभी एनालॉग सिग्नल के उदाहरण हैं आपके। अब एनालॉग के बाद दूसरा जो प्रकार है कार्य पद्धति के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर, इसके बारे में जान लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर क्या है? दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर में डेटा प्रदर्शित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का प्रयोग किया जाता है और गणना के लिए इसमें बाइनरी अंक जो कि 0 और 1 होते हैं ये प्रयुक्त किए जाते हैं। आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में निरूपित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और आजकल डिजिटल कंप्यूटर ही मार्केट में प्रचलित हैं। आप इसके उदाहरण में स्मार्टफोन, टैब, लैपटॉप, पीसी, कैलकुलेटर आप देख सकते हैं। ये सभी डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। और दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताओं में फ्लेक्सिबिलिटी, फास्ट स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, ऑटोमेटिक और वर्सेटिलिटी ये होते हैं। और आप अगर जो देखें तो डिजिटल सिग्नल जो होते हैं ये देखिए 0 और 1 के बीच में ये डिजिटल सिग्नल इनका जो है प्रसार होता है। अब आइए तीसरा जो प्रकार है हाइब्रिड कंप्यूटर का, उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर इसके नाम से स्पष्ट है कि ये डिजिटल और एनालॉग का मिश्रित रूप होते हैं।
तो हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है और ये विशेष कार्य के लिए निर्मित किए जाते हैं। गणना और प्रोसेसिंग के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। डिजिटल रूप इसका प्रयोग किया जाता है और इनपुट और आउटपुट के लिए एनालॉग सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। और एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल आप जान गए हैं। एनालॉग सिग्नल जो है 0 से 1 और -1 के बीच में, और डिजिटल सिग्नल में 0 और 1 बाइनरी अंकों का प्रयोग किया जाता है। एप्लीकेशंस में अगर जो हम हाइब्रिड कंप्यूटर के एप्लीकेशंस देखें तो हवाई जहाज़, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, हॉस्पिटल, बड़े उद्योगों में इनका प्रयोग किया जाता है। और ट्रैफिक कंट्रोल, अल्ट्रासाउंड मशीन, मॉनिटरिंग मशीन, मेडिकल क्षेत्र में हाइब्रिड कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है। अब आइए दूसरा प्रमुख वर्गीकरण जो है आकार और कार्य के आधार पर वर्गीकरण, उसको देख लेते हैं। तो आकार और कार्य के आधार पर जो हमने वर्गीकरण देखा था उसमें मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर थे। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं दोस्तों। पहला मिनी कंप्यूटर जो है, इसमें हम सबसे पहले मिनी कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। पहला मिनी कंप्यूटर 1965 में बनाया गया था और इसका आकार लगभग रेफ्रिजरेटर के बराबर था। आकार और क्षमता में ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़े और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। डीईसी यानी डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा इसका निर्माण किया गया था और इसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। कोई व्यक्ति एक साथ कार्य करने में, कई व्यक्ति मिनी कंप्यूटर से एक साथ कार्य करने में सक्षम होते हैं और मिनी कंप्यूटर का उपयोग यात्री आरक्षण, कंपनी अनुसंधान और ऑफिस इत्यादि में किया जाता है। अब आइए जानते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में, इसकी क्या विशेषताएं हैं और प्रमुख कार्य क्या हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर जो है ये VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से माइक्रो प्रोसेसर के आकार में कमी और कार्य क्षमता में कई गुना बढ़ोतरी हो गई। 1970 से इनका आरंभ हुआ और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले IBM कंपनी द्वारा इसका विकास किया गया था और इसमें 8, 16, 32 और 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। माइक्रो कंप्यूटर के जो उदाहरण हैं इसमें आप देख सकते हैं, वर्तमान में जो आप स्मार्टफोन यूज करते हैं, पाम टॉम, टैबलेट कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, नेटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और PC या पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। और ये जो इसके विभिन्न रूप हैं, इसके द्वारा घर, ऑफिस, विद्यालय, व्यापार, उत्पादन, रक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा इत्यादि क्षेत्रों में माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर या PC के बारे में। तो PC क्या है? PC में मुख्य रूप से जो हार्डवेयर प्रयुक्त किए जाते हैं उसमें कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU, मेमोरी और अन्य हार्डवेयर प्रयुक्त किए जाते हैं। और PC निर्माता कंपनियों में IBM, लेनोवो, एप्पल, कैम्पॉक, जेनिथ, HCL, HP, हेवलेट पैकर्ड और इंटेल इत्यादि हैं। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और कनेक्शन की बात करें तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम से साथ साथ कई कार्य करने की क्षमता पर्सनल कंप्यूटर में होती है और टेलीफोन और मोडेम की सहायता से ये आपस में इंटरनेट से कनेक्शन इसका हो जाता है। पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग व्यापार, हॉस्पिटल, शिक्षा, घर, ऑफिस, मनोरंजन, डेटा संग्रहण, प्रकाशन, रेलवे, एयरलाइंस, इन सभी क्षेत्रों में किया जाता है। और PC का विकास किस प्रकार से हुआ है तो आप जान सकते हैं कि 1981 में इसका विकास हुआ और माइक्रो प्रोसेसर 8080 का प्रयोग इसमें किया गया। हार्ड डिस्क ड्राइव लगाकर स्टोरेज क्षमता में इसमें वृद्धि की गई और PCXT यानी पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी इसका नामकरण किया गया। 1984 में नए माइक्रो प्रोसेसर 80286 से बने PC का जो है PC80 यानी पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी नामकरण किया गया था। तो 1984 में जो ये पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी थे इनका नामकरण किया गया। वर्क स्टेशंस के बारे में जानते हैं दोस्तों। वर्क स्टेशंस क्या हैं इनको जान लेते हैं। तो देखिए PC की तुलना में ईमेल, वेब सर्फिंग और वर्ड प्रोसेसिंग के कार्य के लिए वर्क स्टेशन में अधिक शक्ति है
और एक बार में एक ही व्यक्ति इसमें कार्य करने में सक्षम है। CAD, एनिमेशन, डेटा एनालिसिस, रेंडरिंग, वीडियो और ऑडियो निर्माण को संभालने में ये वर्क स्टेशन सक्षम है। और वर्क स्टेशन सबसे महत्वपूर्ण ये हैं कि ये अति शक्तिशाली PC होता है जो अधिक प्रोसेसिंग क्षमता, विशाल भंडारण, बेहतर डिस्प्ले के साथ निर्मित किया जाता है। आमतौर पर एक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क से जुड़ाव और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से ये चलायमान होते हैं। इनका उपयोग तकनीकी, वैज्ञानिक अनुप्रयोग और इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, सिम्युलेशन के अध्ययन इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। वर्क स्टेशन का प्रयोग। दोस्तों देखिए, नोटबुक कंप्यूटर क्या हैं, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। नोटबुक कंप्यूटर। दोस्तों नोटबुक कंप्यूटर के विकास की बात करें तो नोटबुक के आकार का ये कंप्यूटर होता है। ब्रीफ केस में रखकर कहीं भी ले जाने में ये प्रयुक्त किया जाता है। इसमें पर्सनल कंप्यूटर यानी PC की सभी विशेषताएं मौजूद होती हैं। गोद में रखकर प्रयुक्त होने के कारण इसका नाम लैपटॉप प्रचलित है और 1981 में एडम ओसबर्न द्वारा इसका विकास किया गया था। तो याद रखिएगा, नोटबुक कंप्यूटर का विकास 1981 में एडम ओसबर्न द्वारा किया गया था। और कीबोर्ड, टचपैड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, CD, DVD ड्राइव, मुड़ने योग्य LCD मॉनिटर, लिथियम आयन, निकिल कैडमियम और निकिल मेटल हाइड्राइड से बने चार्जेबल बैटरी इत्यादि इसमें प्रयुक्त हार्डवेयर होते हैं। और कनेक्टिविटी, वाईफाई, ब्लूटूथ की सहायता से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रयुक्त होती है। अगर जो आपसे कोई नोटबुक और PC में अंतर पूछे तो आप बता सकते हैं कि आजकल लैपटॉप कंप्यूटर को नोटबुक कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। नोटबुक के सभी फीचर्स लैपटॉप की अपेक्षा कम होते हैं और नोटबुक में डिस्प्ले स्क्रीन लैपटॉप की अपेक्षा छोटी होती है। नोटबुक की मोटाई और वजन लैपटॉप की अपेक्षा कुछ कम होता है। अब आइए नेटबुक के बारे में जानते हैं। नेटबुक क्या है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। नेटबुक शब्द की उत्पत्ति इंटरनेट के नेट और नेटबुक के बुक से हुई है। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? दोस्तों नेटबुक जो होता है ये छोटे आकार का छोटा स्क्रीन, कम वजन, कम मूल्य का अंतर्निहित कैमरा है और इसमें कम क्षमता का माइक्रो प्रोसेसर, हेडफोन और माइक्रोफोन के जैक, 2 या 3 USB पोर्ट, मेमोरी कार्ड के लिए स्लॉट होते हैं और इसका उपयोग इंटरनेट से जुड़ने, www पर सर्फिंग करने, ईमेल भेजने, प्राप्त करने, सोशल मीडिया का प्रयोग करने, ऑडियो या वीडियो फाइल डाउनलोड अपलोड करने, कैलेंडर देखने, संगीत सुनने, ब्लॉग लिखने और पोस्ट करने और VoIP पर कॉल करने में प्रयोग किया जाता है। और नेटबुक में एक छोटा पोर्टेबल कंप्यूटर होता है जो बिना तार के संचार करने में प्रयुक्त किया जाता है। अंतर्जाल यानी इंटरनेट से जुड़ने की सरल सुविधा से युक्त होता है। और नेटबुक के प्रमुख उत्पादकों में आसस, एसर, स्लोवेनिया, लिनोवो, हैवलेट पैकर्ड यानी HP, डेल, MSI, सोनी और सैमसंग ये प्रमुख निर्माता हैं। इसको मिनी लैपटॉप यानी नेटबुक को अन्य नाम मिनी लैपटॉप के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए टैबलेट कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। दोस्तों टैबलेट कंप्यूटर का उपयोग जो है ये शिक्षा, स्वास्थ्य, मार्केटिंग में प्रयोग किया जाता है। किताब, अखबार पढ़ने, वेब ब्राउजिंग करने, रिपोर्ट बनाने, डेटा एकत्रित करने, सर्वे करने, प्रोजेक्ट प्लानिंग करने, ऑनलाइन लर्निंग और डे प्लानिंग करने में बहुत ही उपयोगी है। टैबलेट कंप्यूटर स्टेट टैबलेट, मिनी टैबलेट, गेमिंग टैबलेट, बुकलेट, बिजनेस टैबलेट और देखिए फैबलेट 2-in-1 अथवा हाइब्रिड टैबलेट प्रकार के होते हैं। इसमें स्टाइलस एक प्रकार का टच पेन, स्क्रीन, बाहरी बॉडी, बैटरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर बटन, वॉल्यूम बटन और बैक बटन तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और इसके फ़ायदे क्या हैं? दोस्तों हाथ में इस्तेमाल करने में ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं भी ले जाया जा सकता है बिना कीबोर्ड माउस के प्रयोग करने के साथ ये सस्ते होते हैं। नुकसान ये हैं कि कंप्यूटर के सभी फीचर इसमें उपलब्ध नहीं होते हैं। सेल्फी या वीडियो शूट करने में ये सक्षम नहीं होते हैं। कम फीचर्स होते हैं, कीमत कम होती है और टच स्क्रीन टूटने का खतरा रहता है। 1971 में जेरॉक्स कंपनी के एलन के द्वारा टैबलेट की पहली रूपरेखा निर्मित की गई। टैबलेट एक मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस है।
स्मार्टफोन से बड़ा लेकिन लैपटॉप से छोटा होता है। इसको टैबलेट कंप्यूटर, टैब या टैबलेट पीसी या हैंड हेल्ड कंप्यूटर कहा जाता है। इसमें कीबोर्ड और माउस अनुपस्थित होता है। टच स्क्रीन या स्टाइलस पेन के द्वारा इसमें सारा कार्य संपन्न होता है। तो ये था टैबलेट कंप्यूटर के बारे में। अब आइए जानते हैं दोस्तों पॉम टॉम के बारे में कि पॉम टॉम क्या है। तो पॉम टॉम लैपटॉप आप गोद में रखकर कार्य करते थे और पॉम टॉम जो है हथेली पर रखकर कार्य करने वाला कंप्यूटर है। ये आकार में छोटा होता है। इसको मिनी लैपटॉप भी कहा जाता है। कीबोर्ड की जगह इसमें आवाज़ द्वारा इनपुट दिया जाता है और व्यवहार में मोबाइल फ़ोन की तरह प्रयुक्त किया जाता है। इसका उपयोग कंपनी में, यात्री आरक्षण में, अनुसंधान में उपयोगी होता है। स्मार्टफोन पे आइए देख लेते हैं दोस्तों। स्मार्टफोन तो आजकल बिना स्मार्टफोन के जीवन जो है लोगों का बहुत ही कठिन हो जाएगा अगर जो स्मार्टफोन को हमारे जीवन से हटा दिया जाए। देखिए ये एक मोबाइल फ़ोन है और कंप्यूटर की सभी विशेषताएं इसमें मौजूद हैं। इनपुट के लिए टच स्क्रीन होती है, सॉफ्ट कॉपी के लिए टच स्क्रीन इसमें प्रयुक्त होता है और इसके फीचर्स में देखिए कॉलिंग, मैसेजिंग, मीडिया प्लेयर, पीडीए यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जीपीएस, डिजिटल कैमरा इत्यादि होता है। कंपनी और ऑपरेटिंग सिस्टम तो जो स्मार्टफोन हैं ये गूगल के एंड्रॉयड और एप्पल के आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं। इसकी विशेषताएं ये हैं कि ये टच स्क्रीन, वेब ब्राउजिंग, वाईफाई एप्लीकेशन, मोशन सेंसर और मोबाइल पेमेंट आदि से युक्त होते हैं। तो ये सारी विशेषताएं स्मार्टफोन की होती हैं। अब आइए दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में काफ़ी बड़े होते हैं। आप जानते हैं स्टोरेज क्षमता इनकी बहुत अधिक होती है। डेटा प्रोसेस करने की गति तीव्र होती है और एक साथ कई लोग यानी कई यूजर्स एक साथ कार्य कर सकते हैं। अगर हम मेन फ्रेम कंप्यूटर के बात करें, विशेषताओं की बात करें तो 2 या 2 से अधिक माइक्रो प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर इसकी प्रोसेसिंग क्षमता में बढ़ोतरी की जा सकती है और 32 या 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है और बड़ी कंपनियां इसका उपयोग रेलवे आरक्षण, रक्षा अनुसंधान, अंतरिक्ष विज्ञान आदि में प्रयुक्त करती हैं और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में टाइम शेयरिंग तथा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयुक्त किया जाता है। अब आइए जानते हैं दोस्तों सुपर कंप्यूटर के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण है सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में अगर जो हम महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर को महासंगणक कहा जाए हिंदी में, तो क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग पावर जो है बहुत अधिक होती है, विशाल भंडारण क्षमता होती है, अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होते हैं। ये उच्च क्षमता वाले हजारों माइक्रो प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है। मल्टी प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग प्रयुक्त होते हैं। जटिलतम प्रोसेसेस को टुकड़ों में तोड़कर ये अलग अलग प्रोसेसर द्वारा प्रोसेसिंग संपन्न होती है। और मेजरमेंट ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड तो सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड की गणना जो है फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में संपन्न होती है। फ्लोटिंग पॉइंट का अर्थ भिन्न भिन्न संख्याएं होती हैं, फ्रैक्शनल नंबर। और वर्तमान सुपर कंप्यूटर की गति की माप पेटा फ्लॉप्स यानी एक पेटा फ्लॉप्स 10 टू द पावर फ्लॉप्स के बराबर होता है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो कितनी अधिक होती है। देखिए दोस्तों सुपर कंप्यूटर के उपयोग के बारे में जान लेते हैं कि उनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में, अनुसंधान डिजाइन में, विश्वविद्यालयों और ऑटोमोबाइल में, रक्षा और सैनिक क्षेत्र में, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, सिस्मिक डेटा एनालिसिस, फ्लाइट सिमुलेशन और अंतरिक्ष अनुसंधान, मौसम का पूर्वानुमान लगाने, परमाणु परीक्षण में, खगोलीय तथा ब्रह्मांड विद्या, अभिकलात्मक रसायन में, संघनित द्रव्य भौतिकी, भूविज्ञान और जीव विज्ञान में, जटिल वित्तीय या आर्थिक मॉडल, मशीन लर्निंग इत्यादि में किया जाता है। अगर जो हम 5 सर्वश्रेष्ठ सुपर कंप्यूटर्स की बात करें तो देखिए फुगाकू ये जापान का सुपर कंप्यूटर है। इसकी स्पीड 442 पेंटाफ्लॉप्स है। समिट ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है, 148.8 पेंटाफ्लॉप्स है इसकी स्पीड।
और सिएरा सिएरा यूएसए का ही है, 96.94.6 पेंटाफ्लॉप्स स्पीड। और सनवे टिहुलाइट ये चाइना का है, 93 पेंटाफ्लॉप्स। और सीलेन ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है, 63.4 पेंटाफ्लॉप्स इसकी स्पीड क्षमता है। और ये 5 विश्व के 5 सर्वश्रेष्ठ सुपर कंप्यूटर हैं। दोस्तों देखिए, सुपर कंप्यूटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को अगर जो हम देखेंगे तो विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय अमेरिका को जाता है और इसका निर्माण क्रे रिसर्च कंपनी ने किया था और इसकी स्थापना सिमोर क्रे के द्वारा की गई थी। सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता सुपर क्रे, इनको फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। कुछ रोचक तथ्यों को जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, IBM के डीप ब्लू कंप्यूटर 1 सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चालें सोच सकता है। वर्तमान में दुनिया में सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर का नाम फुगाकू है। फुगाकू का निर्माण जापान ने किया है। दोस्तों, डीप ब्लू कंप्यूटर शतरंज के विश्व चैंपियन गैरी कैस्परोव को पराजित किया था और जापान द्वारा जो फुगाकू कंप्यूटर है इसका निर्माण किया गया है। ये अब तक का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। अब आइए भारत में सुपर कंप्यूटर्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, 1986 में NAL यानी नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरीज ने CFDEA यानी कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए एक कंप्यूटर विकसित करने के लिए फ्लो सॉल्वर परियोजना शुरू की थी। और देखिए, अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास मुंबई के बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में किया गया था। और इसके अलावा पेस यानी प्रोसेसर एंड एरोडायनेमिक कंप्यूटेशन एंड इवोल्यूशन सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर हैं इनका निर्माण अनुराग यानी एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप हैदराबाद द्वारा किया गया था। और इसका निर्माण DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया गया था। और परम सीरीज के कंप्यूटर जो हैं इनका निर्माण CDEC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग भारत में पुणे द्वारा संपन्न किया गया। परम 8000 CDEC द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर 1991 में निर्मित किया गया। CDEC के निर्देशक डॉक्टर विजय भास्कर को परम 8000 के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। और 1998 में CDEC पुणे द्वारा परम 10,000 सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया। 2003 में परम पदम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया और इसकी गणना क्षमता 1 टेराफ्लॉप्स यानी 10 टू द पावर 12 यानी 10 खरब गणना प्रति सेकंड इसकी क्षमता रही। 2013 में परम युवा सेकंड यानी CDEC द्वारा विकसित सबसे तेज कंप्यूटर का निर्माण किया गया। परम युवा 2 की गणना क्षमता 524 टेराफ्लॉप्स किंतु वर्तमान में 529.4 टेराफ्लॉप्स कर दी गई है। इस तरह के सुपर कंप्यूटर विश्व के कुल 7 देशों अमेरिका, जापान, चीन, इजराइल, इटली, जर्मनी और भारत के पास उपलब्ध हैं। अगला वर्गीकरण दोस्तों हार्डवेयर उपयोग के आधार पर है। तो इसमें सबसे पहले हम प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का जो समय है 1946 से 1959 रहा है और इसमें कंप्यूटर के निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब से निर्मित किया जाता था जिसे वाल्व कहते थे। डेटा और सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए इसमें पंच कार्ड और पेपर टेप प्रयुक्त होता था। दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर रहे उसमें मशीन लैंग्वेज जो लो लेवल लैंग्वेज प्रयुक्त किया जाता था और 1952 में डॉक्टर ग्रेस हापर ने प्रथम कंपाइलर विकसित किया था। और दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान और सैन्य कार्यों के लिए किया गया और इसके लाभ ये था कि गणना समय या गति मिलीमीटर सेकेंड में थी। 1 मिलीमीटर सेकेंड 10 टू द पावर -3 या 1/1000 सेकेंड के बराबर होता है। इसके उदाहरण में ENIAC, यूनिवैक, इडसैक और इडवैक और IBM के मार्क 1 कंप्यूटर ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। ब्रिटिश इंजीनियर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग द्वारा 1904 में थर्मोनिक वाल्व पहली वैक्यूम ट्यूब का पेटेंट और आविष्कार किया गया।
इस प्रगति के साथ आधुनिक वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक के युग का जन्म हुआ, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के रूप में प्रयुक्त हुआ। दोस्तों, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की जो हानियां थीं वो ये था कि निर्वात ट्यूब द्वारा अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण वातानुकूलित वातावरण में रख रखाव इसका करना पड़ता था। आकार में ये बहुत बड़े थे और अधिक ऊर्जा खपत करते थे। भंडारण क्षमता कम थी और इनकी गति धीमी थी और त्रुटि होने की संभावना इसमें अधिक थी। अब आइए देखते हैं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों के बारे में। दोस्तों, दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर रहे इनका समय काल 1959 से 1965 रहा। इसमें दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उद्योग और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो P और N प्रकार के अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर से बना है। इस व्यवस्था को ट्रांजिस्टर कहते हैं। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम से निर्मित होते हैं। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो है अर्धचालक ट्रांजिस्टरों से निर्मित हुए। इन ट्रांजिस्टर्स का लाभ हुआ कि ट्रांजिस्टर अपेक्षाकृत हल्के, छोटे और कम विद्युत खपत करने में प्रयुक्त होते थे और गणना का समय इनका माइक्रोसेकंड में 10⁻⁻⁶ सेकंड हो गया था, यानी गति बढ़ गई थी। और दोस्तों, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में उच्च स्तरीय असेंबली भाषा यानी हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स कोड का प्रयोग किया गया और सॉफ्टवेयर में कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज और फोर्ट्रान यानी फार्मूला ट्रांसलेटर जैसे उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया गया। और द्वितीय पीढ़ी में जो हार्डवेयर प्रयुक्त किए गए उसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। भंडारण के लिए मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया। और आप जान लीजिए, ट्रांजिस्टर का आविष्कार दोस्तों बेल लेबोरेटरीज के जॉन वार्डिन, विलियम शॉकले और वाल्टर ब्रेटन द्वारा 1947 में किया गया था। तो ट्रांजिस्टर के आविष्कार के बाद जो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का समय था 1959 से 1965 था। आइए तृतीय पीढ़ी या थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। दोस्तों, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का समय 1965 से 1971 था और ये इसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग डिवाइसेस सिस्टम का प्रयोग किया गया। इसके स्टोरेज डिवाइस में मैग्नेटिक टेप और डिस्क के भंडारण क्षमता में वृद्धि की गई। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्रयोग किया गया और ट्रांजिस्टर की जगह इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप का प्रयोग किया गया। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन यानी एसएसआई और एमएसआई यानी मीडियम स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का प्रयोग किया गया तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में। और इनपुट और आउटपुट के रूप में क्रमशः कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग किया गया था। और तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण जो हैं उसमें IBM 360, IBM 370, 168, PDP 11, पर्सनल डेटा प्रोसेसर हनीवेल 6000 का प्रयोग किया गया। दोस्तों देखिए, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में उच्च स्तरीय भाषा में PL1, पास्कल और बेसिक का प्रयोग किया गया। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषताएं और लाभ ये था कि अन्य पिछले कंप्यूटर से ये आकार में छोटे थे। गणना समय गति नैनो सेकेंड यानी जो है 1 नैनो सेकेंड 10⁻⁹ सेकेंड होता है, इतना हो गया और श्रम और समय की बचत हुई। लेकिन इसकी हानियां ये थी कि वातानुकूलन बनाए रखने के लिए एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता थी और आईसी यानी इंटीग्रेटेड चिप के निर्माण के लिए जटिल तकनीकी की आवश्यकता पड़ती थी। कुछ रोचक तथ्यों को जान लेते हैं दोस्तों। इंटीग्रेटेड चिप्स जो थे, आईसी का विकास 1959 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नायस के द्वारा किया गया। सिलिकॉन की सतह पर बने इस प्रौद्योगिकी को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स नाम दिया गया। ये चिप सेमीकंडक्टर पदार्थ सिलिकॉन और जर्मेनियम से निर्मित होते हैं और आलू के चिप्स के आकार के होने के कारण इंटीग्रेटेड सर्किट को चिप नाम दिया गया था। अब आइए चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के बारे में जो प्रमुख विशेषताएं और तथ्य हैं उनको जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे 1971 से 1980 के दौरान जो है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का विकास हुआ। इसमें उच्च स्तरीय भाषा में C लैंग्वेज का विकास किया गया। इससे प्रोग्रामिंग सरल था, जिससे किसी भी प्रोग्राम को सभी कंप्यूटरों में चलाया जा सकता था। और हार्डवेयर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। LSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के प्रयोग से माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में वृद्धि हुई। लाभ इसका ये हुआ कि गणना समय पिको सेकेंड यानी
10⁻⁻12 सेकेंड हो गया। माइक्रो प्रोसेसर के प्रयोग से अत्यंत छोटा और हाथ में लेकर चलने वाले कंप्यूटरों का विकास हुआ और इसमें MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास और प्रयोग हुआ चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर्स में। देखिए M.E. हॉफ यानी मैकियन एडवर्ड टेड हॉफ ने 1971 में माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया। इसे PC यानी पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ। चुंबकीय टेप यानी मैग्नेटिक टेप और डिस्क का स्थान सेमीकंडक्टर मेमोरी ने ले लिया और रैम की क्षमता में वृद्धि हुई। और मूर के नियमानुसार प्रत्येक 2 वर्ष लगभग सघन डेंस IC ट्रांजिस्टर की संख्या दुगुनी हो जाएगी और ULSI में एक चिप पर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए जाने सक्षम हैं। ये जो है चतुर्थ पीढ़ी में भविष्यवाणी की गई। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये जो हैं ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और SLSI सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से युक्त माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास और प्रयोग हुआ और मैग्नेटिक बबल मेमोरी इसका प्रयोग किया गया जिससे भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो इंटरनेट प्रयुक्त हुआ, नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल और वर्ल्ड वाइड वेब का विकास और प्रयोग किया गया और इसका लाभ ये हुआ कि 2 प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर और पैरेलल प्रोसेसिंग द्वारा कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को अत्यंत तीव्र बनाया गया। इससे पोर्टेबल PC और डेस्कटॉप PC ने कंप्यूटर को जीवन को लगभग हर क्षेत्र से जोड़ दिया। अब आइए देखते हैं दोस्तों भविष्य प्रयोग। तो नए कंप्यूटर में कृत्रिम ज्ञान क्षमता जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, इसको डालने का प्रयास जारी है जिससे परिस्थितियों के अनुकूल कंप्यूटर स्वयं निर्णय ले सके। आवाज़ पहचानने तथा रोबोट निर्माण में इसका प्रयोग किया जा रहा है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के बाद अगली पीढ़ी जो है उसके कंप्यूटर किस तरह से हो सकते हैं, तो इसमें देखिए क्वांटम कंप्यूटर जो है अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में है जो कि विद्युत किरणों में ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण संपन्न होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में तेजी से भ्रमण करके एक साथ 0 और 1 की स्थिति में गिने जाने में सक्षम हैं और इसके प्रयोग से ऐसे कंप्यूटर के विकास जारी हैं जो मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने वाले छोटे और तीव्र गति के होंगे और इसमें पदार्थ के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग होगा जिसकी क्यूबिट यानी क्वांटम बिट में मेमोरी को मापा जा सकेगा, जबकि सामान्य कंप्यूटर में मेमोरी को केवल बिट में मापा जाता है। एक है नया नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में DNA कंप्यूटर। तो सिलिकॉन के आधार पर DNA या प्रोटीन आधारित जैविक पदार्थ का उपयोग करके डेटा को संरक्षित और प्रोसेस कर कॉपर साल्ट के प्रयोग से भविष्य में सुपर कंप्यूटर के सस्ते निर्माण संभव हो सकेंगे। इसको बायो कंप्यूटर भी कहा जाता है। केमिकल कंप्यूटर, तो दोस्तों इसमें गणना के लिए पदार्थ के रासायनिक गुणों और सांद्रता का उपयोग करके डेटा को रसायनों की अलग अलग सांद्रता द्वारा दर्शाया जाने वाला कंप्यूटर का निर्माण संभव हो सकेगा। और नैनो कंप्यूटर, आप जानते हैं कि नैनो 10⁻⁻9 मीटर, ये इस व्यास पर निर्मित नैनो ट्यूब के प्रयोग से अत्यंत छोटे और विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर के विकास की परिकल्पना की जा रही है जिसमें पदार्थ की आणविक संरचना का प्रयोग होगा। अब जो कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं पहली से लेकर पांचवी पीढ़ी तक, उन सभी की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। पहली पीढ़ी दोस्तों, इसमें देखिए पीढ़ी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो विशेषताएं हैं मेमोरी गति इन सब के आधार पर देखेंगे। देखिए पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें उसका विकास 1946 से 1959 के बीच में हुआ। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स 1959 से 1965, तृतीय पीढ़ी 1965 से 1971 और चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर 1971 से 1980, पांचवी पीढ़ी 1980 से जो अब तक चल रही है और इसके आगे न्यू जनरेशन कंप्यूटर की बात की जा रही है। दोस्तों पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में हार्डवेयर के रूप में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड चिप, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर को हार्डवेयर के रूप में प्रयोग किया गया और पांचवी पीढ़ी में ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन नोटबुक, लैपटॉप और इंटरनेट का प्रयोग पांचवी पीढ़ी में किया गया। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो पहली पीढ़ी में मशीन भाषा 0 और 1 बाइनरी नंबर का प्रयोग किया गया।
दूसरी पीढ़ी में असेंबली भाषा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरी पीढ़ी में हाई लेवल भाषा का मानकीकरण टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथी पीढ़ी में CUI इंटरफेस यूनिक्स और सी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया और पांचवी पीढ़ी में इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर और पैरेलल प्रोसेसिंग का प्रयोग किया जा रहा है। मेमोरी की बात करें तो पहली जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन की मेमोरी में पंच कार्ड पेपर टेप का प्रयोग किया गया। द्वितीय जनरेशन में सेकेंड जनरेशन में मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक डिस्क चुंबकीय मेमोरी का। तृतीय पीढ़ी में दोस्तों चुंबकीय स्टोरेज क्षमता में वृद्धि की गई। चौथी पीढ़ी में सेमी कंडक्टर मेमोरी का प्रयोग किया गया और पांचवी पीढ़ी में आजकल क्लाउड मेमोरी ऑप्टिकल डिस्क और विशाल स्टोरेज कैपेसिटी का प्रयोग किया जा रहा है। गणना गति के आधार पर किया जाए तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की गणना गति मिली सेकेंड में, दूसरी पीढ़ी माइक्रो सेकेंड में, तीसरी पीढ़ी की गति नैनो सेकेंड में, चौथी पीढ़ी की पिको सेकेंड में और इससे ऊपर भी अब पांचवी पीढ़ी में हो गई है। उपयोग की बात की जाए तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का उपयोग वैज्ञानिक और रक्षा अनुसंधान में किया गया, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर वैज्ञानिक और व्यावसायिक उपयोग में, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का प्रयोग व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया गया, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का व्यावसायिक उत्पादन और व्यक्तिगत उपयोग में वृद्धि हुई और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर आप जानते हैं कि इंटरनेट और सोशल मीडिया द्वारा मनोरंजन आदि के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। देखिए विशेषताओं की बात करें तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे विद्युत और यांत्रिक मशीन के रूप में थे, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर मेमोरी और प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि की गई, तीसरी पीढ़ी में कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग किया गया, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में एक साथ कार्य करने की क्षमता विकसित की गई और पांचवी पीढ़ी में प्लग एंड प्ले का सिद्धांत लागू किया गया है। अगर उदाहरण की बात करें तो प्रथम पीढ़ी में ENIAC, IDVAC, UNIVAC 1 आदि कंप्यूटर बने, द्वितीय पीढ़ी में IBM 1401, 01, UNIVAC, PDP 8 ये कंप्यूटर बने, तृतीय पीढ़ी में IBM 360, PDP 11, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में IBM PC, एप्पल PC और पांचवी पीढ़ी में IBM नोटबुक, पेंटियम PC सुपर कंप्यूटर्स का विकास हुआ है। और गुण दोष की बात की जाए तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर दोस्तों खर्चीले, बड़े आकार, ऊर्जा की अधिक खपत करते थे और त्रुटि की संभावना होती थी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का विकास करते हुए ये खर्चीले, अपेक्षाकृत छोटे और तीव्र बनाए गए। तीसरी पीढ़ी अपेक्षाकृत छोटे और सस्ते रहे, उपयोग में आसान और तीव्र हुए। चौथी पीढ़ी अपेक्षाकृत सस्ता रहा, इसकी गति तीव्र हुई, उच्च क्षमता युक्त और उपयोग में आसान हुए। और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर आप देख सकते हैं कि अति तीव्र और अत्यधिक छोटे हैं और यूज करने में भी बहुत ही आसान हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने कंप्यूटर एक परिचय के अंतर्गत आपने कार्य पद्धति के आकार पर, आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रमुख प्रकार, भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास और देखिए आपने 1 से लेकर 5वीं पीढ़ी तक के कंप्यूटरों का तुलनात्मक अध्ययन भी चार्ट के माध्यम से कर लिया है। ये वीडियो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।